हेलो दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ज्योग्राफिकल फिनोमेना में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं उसका एक क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या इस क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट्स लिख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। Discuss the linkage of western disturbances with a changing climate pattern. What are the impact of western disturbances on India? दो पार्ट है सवाल के। एक पार्ट, पहला पार्ट आपसे क्लियरली पूछ रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का क्लाइमेट पैटर्न पे क्या असर पड़ेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का क्लाइमेट पैटर्न के चेंज होने से क्या लिंकेज है, क्या उसका आपस में लिंक है। अब क्लाइमेट पैटर्न चेंजेस एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड क्लाइमेट चेंज, और उसके द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे किस तरीके का फर्क पड़ रहा है। या ओवरऑल अगर हम बात करें कि क्लाइमेट पैटर्न्स जो बदलते हैं उससे किस तरीके का फर्क पड़ रहा है। दीज ऑल आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड। सेकेंडली, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल टॉक अबाउट कि इंडिया के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का क्या असर पड़ता है। देखिए, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमी, ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं, खासतौर पे पहले तीन, फर्स्ट थ्री ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके आंसर्स अगर आप डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन इट विल मैटर और वेरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनवायरनमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल आता है या वेस्ट मैनेजमेंट से सवाल आता है, इस तरीके का जो सवाल है, रिसोर्सेज से सवाल आता है, इस तरीके का जो सवाल है वो डेटा से शुरू हो तो बेहतर। लेकिन अगर जियोग्राफी में किसी फिनोमिना से जुड़ा सवाल आता है, किसी प्रोसेस से जुड़ा सवाल आता है, किसी फिजिकल फीचर से जुड़ा सवाल आता है, तो उसे डिफाइन करना और उसका मैप बनाना, यह बेस्ट तरीका है उसको स्टार्ट करने के लिए। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अगर इस क्वेश्चन के अंदर शुरुआत की है जहां आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की कम शब्दों में डेफिनेशन दी हो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट अकर मोस्टली इन द मेडिटेरेनियन रीजन ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट caused by mixing of warm air from tropic and cold air for northern polar regions। इतनी बात अगर आप कह देते हो अपनी परिभाषा में, अगर डेफिनेशन में, तो उस डेफिनेशन को कंप्लीट माना जाएगा। इसके अलावा इफ यू राइट दैट दे मूव ईस्टवर्ड्स थ्रू सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स, देन इट विल बी कंसिडर्ड कि आपको जेट स्ट्रीम के बारे में पता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पता है। आई होप आपने जब प्रीलिम्स के लिए तैयारी की है या कभी ज्योग्राफी पढ़ी है, उसमें क्लाइमेट फिनोमेना पढ़ा है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एज अ रीजनल फिनोमेना आपने जरूर पढ़ा होगा। इंडियन मॉनसून के साथ इसका लिंक है, इंडियन क्लाइमेट के साथ इसका लिंक है, और करंट अफेयर्स में भी ये बहुत ही रेलेवेंस रखता है, बहुत ही स्पेसिफिक रेलेवेंस रखता है। अगर इस क्वेश्चन की शुरुआत में आप एक लाइन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को डिफाइन करते हो और उसके साथ साथ इसको शोकेस करता हुआ एक डायग्राम भी बना देते हो, तो आपकी इंट्रोडक्शन बहुत ही काबिले तारीफ होगी। एंड दिस इज व्हाट विल कम विद प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी इंट्रोडक्शन बेहतर होती जाएगी। आप समझ पाओगे किस तरीके के क्वेश्चन में आपको डेटा से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन में आपको डायग्राम से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देखिए, एक बात समझिए, किसी भी आंसर को लिखने के लिए चार कंपोनेंट महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट नंबर 1, कंटेंट। अगर कंटेंट नहीं होगा तो आंसर लिखना स्टार्ट भी कैसे करें। हाउ टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर इफ यू डू नॉट हैव द कंटेंट। दैट डज नॉट मीन दैट वन डे यू विल हैव ऑल द कंटेंट टू राइट ऑल द आंसर्स इन द वर्ल्ड। आपके पास कभी भी 100% कंटेंट नहीं होगा, लेकिन जब भी आप 40%, 50% कंटेंट पे भी आ जाओ, तब आप आंसर लिखना शुरू कर सकते हो। दूसरा, असेसमेंट। असेस करना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, what the question is asking and can you break down that question into parts। सो जैसे इस क्वेश्चन में हमने ब्रेक डाउन किया कि ये बात कर रहा है पहले पार्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और क्लाइमेट पैटर्न के चेंज में क्या रिश्ता है,
दूसरे पार्ट में यह बात कर रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये दोनों बातें जो है वो अलग अलग तरीके से एड्रेस करनी है अपने आंसर में। अगर आप ये क्लैरिटी अपने माइंड में उस क्वेश्चन को समझने में लेके आते हो तभी ये क्लैरिटी आपकी आंसर शीट पे दिखेगी और तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। सो फर्स्ट यू नीड कंटेंट that you should know about western disturbances, and in detail you should know about the phenomena, and you need to assess what the question is asking. Then you have to put keywords in your answer. It is very important that when you discuss the answer you try to write short sentences, छोटे सेंटेंस लिखोगे और उनमें जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स कम शब्दों में ज्यादा चीज कन्वे करने चाहिए या कम्युनिकेट करने चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में मैंने कितनी चीजें कन्वे कर दी। मैंने ये बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं जो मेडिटेरेनियन रीजन से आते हैं और वो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से फॉर्म होते हैं। इवन आई वुड से, मैं तो ये भी कहता कि अगर एक्चुअल पेपर में लिख रहे हो तो ये वाली लाइन ना लिखो, चाहे मिक्सिंग ऑफ वार्म एयर फ्रॉम ट्रॉपिक, ये ना लिखो, इतना लिख दो दे आर कैरीड ईस्टवर्ड्स बाय द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सॉरी सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सॉरी वेस्टर्ली, नॉट ईस्टर्ली, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अगर इतना ही मात्र आप लिख दोगे, इतना ही आप लिख दोगे तो भी एक डेफिनेशन पर्याप्त हो जाएगी। सो योर अटेम्प्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन ट्राइंग टू राइट लीस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स एंड ट्राइंग टू कन्वे द मैक्सिमम। अब हम क्या आते हैं, हम किस बात पे आते हैं, अब हम आते हैं कि भाई साहब आपके पहले पार्ट में पूछा गया है कि क्या रिलेशन है क्लाइमेट के अंदर जो बदलाव देखे जा रहे हैं उसका और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। Why have I asked this question? ये क्वेश्चन रेलेवेंट क्यों है? इस क्वेश्चन की रेलेवेंस इस बात से आती है कि साल 2022 और 2023 के अंदर हमने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वीक या कमजोर पड़ी। कमजोर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि चाहे वो आप क्लाउड फॉर्मेशन हो या आप स्पीड ऑफ द विंड्स हो, उस सेंस में देखें। नंबर ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कितनी टाइम ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भारत में आए, और इनकी सीजनैलिटी में भी डिफरेंस देखने को मिला, जहां पे ये सर्दियों की जगह गर्मियों में देखने को मिली। नाउ इफ यू आर अडेप्ट विद करंट अफेयर्स, अगर आप करंट अफेयर से वाकिफ है तो ये क्वेश्चन स्टैटिक का हो सकता है, बट इसमें करंट जानकारी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये खबर पढ़ी थी 2022 में, you saw that the wheat production in India was way less than what was projected. अगर आपने इस खबर को पढ़ा था 2022 में, और अगर आपने ये देखा था कि जो वीट की प्रोडक्शन है उसकी पैदावार कम होने की वजह से हमने गेहूं के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था, तो आपने जरूर उस खबर के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। और अगर उस खबर को डिटेल में पढ़ा होता तो आपको यह जानकारी होती कि यह हुआ क्यों। व्हाई डिड दिस हैपन? दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ड्यू टू विच द टेम्परेचर्स और मीन टेम्परेचर्स इन मार्च एंड अप्रैल 2022, the mean temperatures in March and April 2022 were higher because there was no precipitation, no western disturbances to bring the temperature down, जिसकी वजह से वीट की पैदावार कम हुई, जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन कम हुई और जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाना पड़ा। नाउ this was very much prevalent in news in last 1.5 years. Again when 2023 came, in the initial weeks of April and March, again the temperatures were very high. तो फिर ये बात होने लग गई कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैसे इंपैक्ट करती हैं, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में 27 मार्च 2023 को एक आर्टिकल भी छपा था इन डाउन टू अर्थ मैगजीन है एक। डाउन टू अर्थ मैगजीन इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर योर एनवायरमेंट, फॉर योर ज्योग्राफी, फॉर योर गवर्नेंस। The issues that they cover, they are very relevant issues and they can be asked in your mains examination. मेंस के पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पे एनालिसिस बताया होता है, किसी भी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस से जुड़े कदम के बारे में डिस्कशन होता है।
तो वो चीजें, वो पब्लिकेशंस जब आप रेगुलर टाइम्स पे पढ़ते रहोगे तो आप में माइंडसेट बनेगा चीजों को एनालाइज करने का। और मेंस यही चाहता है, मेंस एग्जाम यही चाहता है कि जो भी आपके आसपास हो रहा है या जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एनालाइज करना सीखें। वो क्यों हो रहा है, मतलब कॉजेस, वो किस तरीके से हो रहा है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अगर उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट दोनों, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको ठीक करने के लिए आपके पास क्या सजेशन है। दिस इज ट्रू फॉर एनी इवेंट दैट इज हैपनिंग, एनी मेजर इवेंट दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। फॉर एग्जाम्पल GS 2 में, जनरल स्टडीज 2 में अगर इंडिया यूएस रिलेशंस आप पढ़ते हो तो आप इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में क्या क्या पढ़ोगे। आप पढ़ोगे कि ऐतिहासिक तौर पे एक समराइज्ड कि किस तरीके से इंडिया यूएस रिलेशंस ग्रो किए हैं, किस तरीके से रीसेंट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया यूएस रिलेशंस ग्रो किए हैं, किस तरीके के एग्रीमेंट्स हमने यूएसए के साथ साइन किए हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ आवर रिलेशनशिप, है ना, हमारे रिलेशनशिप के क्या डायमेंशंस हैं, पॉजिटिव पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं, डिफेंस के डायमेंशन है, कमर्शियल डायमेंशन है, कल्चरल डायमेंशन है, डायस्पोरा डायमेंशन है। आप जब हर चीज को इस तरीके से सोचोगे, एक मेंस का चश्मा आता है, मार्केट में नहीं मिलता है वो आपको पहनना पड़ेगा। इट इज नॉट अवेलेबल समवेयर, है ना, इट्स जस्ट अ मेटाफोरिकल चश्मा। हर खबर को, हर आइटम को जो आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स में, चाहे आप पढ़ रहे हो अपनी स्टैटिक में, उसको एनालाइज करना है। तो जैसे आपने चैट जीपीटी के बारे में जानकारी ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी ली, तो एक फ्रेमवर्क में उसको सोचना है। यू हैव टू थिंक इन दैट फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क क्या है? वो फ्रेमवर्क ये है कि सबसे पहले ये है क्या, ये होता क्या है। फिर जनरेटिव एआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक। फिर ये अभी इसकी प्रोग्रेस कहां तक हुई है, ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस। देन हाउ इट कैन बी यूजफुल, व्हाट आर द यूजेस, what are the concerns and what is the way forward, ठीक है। और जब आप यूजेस पढ़ोगे तो यूजेस में भी डायमेंशंस में देखोगे, एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है, एजुकेशन सेक्टर में क्या यूज है, मेडिकल सेक्टर में क्या यूजेज है, डिफेंस सेक्टर में क्या यूजेज है। सो हर चीज को अगर आप एनालाइज करोगे मेंस का चश्मा पहन के, तभी आप आंसर लिखने के एक पोजीशन में आ पाओगे। अदरवाइज इट्स अ थिंकर्स गेम यार। लिखना तो बाद में है, पहले हर चीज के बारे में सोचना इसी पर्सपेक्टिव से है आपने। तो जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, एक तो हमें टेक्निकली पता होना चाहिए कि वो क्या है, और फिर हम उस पर बात करेंगे कि इंटेंसिटी चेंज हुई है। कंटेंट तो आपको मिल जाएगा, मैं कंटेंट डिस्कस करने नहीं आया हूं, ठीक है, मैं कंटेंट डिस्कस करने नहीं आया हूं, मैं ये डिस्कस करने आया हूं उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है। रीजनल वेरिएशन देखा गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के ऊपर गर्मी का क्या असर पड़ा है। गर्मी का यह असर पड़ा है कि जब टेम्परेट एरियाज में, ये बिल्कुल बेसिक साइंस का कंसेप्ट है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, जब टेम्परेट एरियाज में एवरेज टेम्परेचर्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। आपने देखा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जब भी जिस एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज होता है वहां लो प्रेशर होता है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने की कोशिश करती है। सिमिलरली व्हेन जेट स्ट्रीम्स आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, और उनके ऊपर जो टेम्परेट रीजन है वहां पे गर्मी ज्यादा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और व्हाटएवर, तो ये जो जेट स्ट्रीम्स है ये यहां की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो रीजनल वेरिएशन आ रहा है। पहले नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती थी, अब वो शिफ्ट होती जा रही हैं चाइना और रशिया की तरफ। प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, ठीक है, तो पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया में देखा गया है कि 10 से 20% प्रेसिपिटेशन कम हुआ है। दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट। तो इसका मतलब अगर ये वाला कंटेंट आपके पास नहीं था तो यू कुड नॉट हैव गॉन अहेड एंड आंसर्ड द क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। आप इस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर सकते थे, और अगर नहीं था तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, ठीक है। ये आपको थोड़ी ना पता लगेगा हर किसी को कि ये मैगजीन में ये आर्टिकल आया था, वो आएगा, सपने में नहीं आती हैं ये चीजें। दीज आर समथिंग, सम हैबिट्स यू डेवलप ओवर टाइम, कि आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी चीज के बारे में हमें एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को पहले हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया आंसर का, क्लियरली हमें बताना है कि हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इंडिया के ऊपर क्या पार्ट देखते हैं, और ये चीज जनरली बहुत लोगों को पता होती है,
ठीक है, क्योंकि ये इंडियन मॉनसून में, इंडियन क्लाइमेट सिस्टम में आप पढ़ते ही पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए भी। तो प्रेसिपिटेशन विंटर में जो होती है वो इसकी वजह से होती है। तो 30% ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, अगर आप ये डेटा दोगे कंपेयर टू समवन हु हैज जस्ट रिटन कि विंटर में प्रेसिपिटेशन इसकी वजह से होती है, हु विल गेट मोर मार्क्स? द पर्सन हु इज गिवन दिस डेटा, जिसने जानकारी दी है। तो क्यों? क्योंकि वो एक कदम एक्स्ट्रा गया है, वो एक कदम एक्स्ट्रा गया है। जैसे मुझे पता है कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर मैं अपने किसी भी आंसर को इससे स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो क्या तब मुझे एडवांटेज मिलेगा? या अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट करता हूं रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, इन बोथ दीज केसेस हु इज मोर लाइकली टू गेट हाफ मार्क एक्स्ट्रा? द पर्सन हु कोट्स, हु गोज दैट एक्स्ट्रा माइल, जो थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जा रहा है। यही गेम होती है। जो इस एक्स्ट्रा कदम में आलस में फंस जाता है और कहता है कि नहीं मैं सिंपली सोचता हूं इसके बारे में, वो नहीं कर पाता है। नाउ अगेन, दिस डज नॉट मीन इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई हार्ड। जब आप आंसर्स लिखोगे, टेस्ट्स भी लिखोगे, टेस्ट सीरीज में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती है मार्केट में, हमारी भी है एक, या अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में भी मेंस में लिखोगे, तो आप जो 20 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इन ऑल द 20 क्वेश्चंस यू कैन नॉट थिंक लाइक दिस। देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जिसमें जेनरिक परिभाषा से, डेफिनेशन से आप स्टार्ट करोगे, दैट्स ओके। बट द पॉइंट इज कि जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन में कुछ नया करने की कोशिश करनी है जो बाकी लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी तो देख रहे हैं ना टॉपर्स वीडियोस, उनको भी पता लग गया है कि 7-8 तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आंसर। दे ऑल्सो नो। द ओनली थिंग इज हाउ यू इनकॉर्पोरेट, ब्रिंग योर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इन दैट। आप अपनी यूनिक कैसे उसमें लेके आते हो, और वो प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएगी चीज। ये स्किल ऐसा है जो प्रैक्टिस से बहुत ही अच्छे से परफेक्ट किया जा सकता है। तो भारत पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? एक तो प्रेसिपिटेशन हो रही है सर्दियों में, स्नोफॉल हो रही है हिमालय में, और स्नोफॉल की वजह से जो ग्लेशियर्स है वो रिप्लेनिश हो रहे हैं, ठीक है। फिर नेचुरल डिजास्टर भी हो रहे हैं। अनदर थिंग यू कैन डू इज क्लासिफाई इट इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कुछ ये पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहे हैं, कुछ ये नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे हैं। नाउ दिस थिंग यू विल नॉट बी एबल टू डू व्हेन यू गो इन द एग्जाम एंड फर्स्ट टाइम यू सी द आंसर। दिस विल कम विद प्रैक्टिस। यही चीज प्रैक्टिस की बात होती है ना। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आता है, एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, यू टू एक्सप्लेन रबी क्रॉप, और रबी क्रॉप को मिलने वाला जो मॉइस्चर है विंटर में वो चाहिए। अगर वो ज्यादा मिल जाए, एक्सेस में मिल जाए तो क्रॉप खराब हो जाएगा, अगर वो कम मिले तो क्रॉप की पैदावार कम हो जाएगी। सो एंटायर क्रॉप इज डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में किस तरीके से रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन होती है, टेम्परेचर्स किस तरीके से रेगुलेट होते हैं। इफ यू आर एबल टू tell that thing, then your answer will be fulfilled. Otherwise your answer will be just like any other answer जो एग्जामिनर पढ़ेगा, ठीक है। लास्ट में जब भी किसी फिनोमिना के बारे में सवाल, ठीक है, जब भी किसी फिनोमिना के बारे में सवाल पूछा जाए, जैसे यहां पे किस फिनोमिना के बारे में सवाल पूछा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वैसे मान लीजिए कि अगर डेड जोन्स के बारे में सवाल पूछा जाता है, पोलर वर्टेक्स के बारे में सवाल पूछा जाता है, आर्कटिक एंटार्क्टिक एनोमली के बारे में सवाल पूछा जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, काराकोरम एनोमली के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो ये ऐसे फिनोमेना हैं जो अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं है। इनके लिंकेजेस क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे हैं, इनके लिंकेजेस ग्लोबल वार्मिंग के साथ कैसे हैं, ये पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं है अभी तक। तो एंड में हमेशा आप ये कोशिश करेंगे कि व्हाइल यू आर कंक्लूडिंग यू राइट दीज थिंग्स as there needs to be more research into the linkages and the impacts of these phenomena, such phenomena with climate change, with changing global environmental position। तो ये सारी चीज आप वे फॉरवर्ड के तौर पे लिखोगे। हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज करना ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है मेंस के लिए। यूपीएससी मेंस 2023 अगर आप लिख रहे हैं, या इवन अगर 2024 लिख रहे हैं और इस बार आप प्रीलिम्स में क्लियर नहीं कर पाए, प्रीलिम्स के लिए एक बार पढ़ाई कर चुके हैं, देन आई वुड सजेस्ट दैट आप एक बार ट्राई कर सकते हैं हमारी यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज को। इसमें क्या चीज़ें अलग हैं?
सबसे पहली बात तो कुछ चीज़ें सेम हैं, जैसे बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट देती है, तो हम भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमने सिलेबस के साथ मैप करते हुए और करंट अफेयर्स को इनकलकेट करते हुए एक बैलेंस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं, जिनके मॉडल आंसर्स तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन हर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा एक लाइव सेशन के अंदर। कल हमारा सबसे पहला लाइव सेशन होने वाला है, क्योंकि हमने फर्स्ट टेस्ट जो है वो डिस्कस करना है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको एसए और एथिक्स की मास्टर क्लास भी मिलेगी और हमारे लाइव आंसर राइटिंग बैच का फ्री एक्सेस मिलेगा, बिकॉज लाइव आंसर राइटिंग के अंदर हम 2 दिन हर हफ्ते लाइव इवैल्यूएशन करेंगे और फीडबैक प्रोवाइड करेंगे इन द क्लासरूम। इस तरीके से आपको क्या होगा, एक बेनिफिट मिल जाएगा 1-to-1 इंटरेक्शन का, जो शायद कहीं पे भी आपको फैकल्टी के द्वारा एक्सक्लूसिवली नहीं मिलता है। तो छोटे छोटे ग्रुप्स में आपको डिवाइड करके आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएगी। तो इन सभी फैसिलिटीज़ को आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ 8100 में। अगर आप IAS टॉपर कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ द कोड RAINA रैना कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसको अवेल कर सकते हैं, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हमारे नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट करें। अदरवाइज़ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स तो आपके लिए हमेशा चलते ही रहेंगे। धन्यवाद।